नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना राजस्थान से है। राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ थाने में 7 सितंबर 2018 को रतनगढ़ सरदार शहर मेगा हाईवे पर पुलिस को एक कार में जली हुई लाश मिलने की सूचना मिली। पुलिस फौरन पहुंची वहां पर और वहां उसने देखा कि एक कार बुरी तरह से जल चुकी है और लोगों ने जब आग बुझाने की कोशिश की थी तो गाड़ी का दरवाजा खोलने पर उसमें एक पूरी तरह से जली हुई लाश पीछे वाली सीट पर पड़ी हुई मिली थी, जिसको पहचाने जाने का कोई भी तरीका समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस ने जो भी उसका जला हुआ, पूरी तरह से जला हुआ शव था उसको बाहर निकाला। पूरी तरह से मतलब चेहरा एकदम जला हुआ, हाथ पैर भी आधे जले हुए, कपड़े बिल्कुल जले हुए। मतलब कपड़ों से शिनाख्त नहीं हो सकती, चेहरे से शिनाख्त नहीं हो सकती, हाथ पैर में अगर कोई निशान होगा तो उससे भी शिनाख्त नहीं हो सकती थी। पुलिस ने उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई। चूरू पुलिस ने उसकी जो फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो इकट्ठा की। फिंगरप्रिंट्स जो संभव थे उस जली हुई गाड़ी में उसको उठाया। गाड़ी का नंबर जरूर, नंबर प्लेट पूरी तरह जलने के बाद भी चूंकि इनग्रेव थी, पुलिस ने उसे मेहनत करके उसका सही नंबर निकाल लिया। एक और चीज उसके भीतर से निकली, गाड़ी के भीतर से एक आईडी कार्ड जिसके चारों तरफ, जिसके फ्रिंजेस जिसके जले हुए थे और जो लेमिनेशन की फ्रिंजेस थे वो जले हुए थे, लेकिन कार्ड की लिखावट वो बाकी सब सामान्य थी। तीसरी चीज और जो पुलिस को कार के भीतर मिली, एक मोबाइल फोन जो पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। बॉडी उसकी पूरी जल गई थी, भीतर का जो पोर्शन है वो दिखाई दे रहा था। लेकिन पुलिस को उम्मीद थी कि इस मोबाइल फोन से हम हत्या, यानी जिसकी हत्या हुई है उस तक या हत्यारे तक पहुंच जाएंगे। पुलिस ने ये चीजें अपने कब्जे में कर ली। जो आई कार्ड था उसमें नाम लिखा हुआ था कैलाश स्वामी और उसका पता पूरा जयपुर का लिखा हुआ था। पुलिस ने उस पते पर संपर्क किया। गाड़ी का जब रजिस्ट्रेशन नंबर देखा गया तो वो भी कैलाश स्वामी के नाम ही था। घर वालों को बताया गया कि साहब इस तरह से आपकी ये गाड़ी पूरी तरह से जली हुई और उसके भीतर एक व्यक्ति जला हुआ मिला है। घर वाले भाग कर आ गए। शव का जो भी हिस्सा पुलिस ने बरामद किया था वो मॉर्चरी में रखा हुआ था। घर वाले आए। सबसे पहले उन्होंने गाड़ी की पहचान की कि हमारी गाड़ी है। दूसरे मिले हुए आई कार्ड की पहचान की। तीसरे मोबाइल फोन को बताया कि वैसे तो उनके पास फला मोबाइल था, इसको देखने में समझ में नहीं आ रहा है, IMEI इसकी ढूंढवा के और चेक करा सकते हैं। पुलिस ने उलट पलट के जो सैमसंग का जो मोबाइल बताया गया था, जो मॉडल बताया गया था, वो जलने के बाद जो अवशेष मिले थे उससे लग रहा था कि ये वही मोबाइल है। लेकिन
उसका IMI पीछे जिस पोर्शन में जहाँ पर बैटरी पहले लगती थी उसके नीचे एक प्लास्टिक के का रैपर होता है, इनग्रेव्ड उसमें लिखा होता है। तमाम बार हमने ये देखा है कि मोबाइल फ़ोन को कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन IMI वाली वो स्लिप उसमें महफूज रहती है, बची रहती है, साफ रहती है। धुआं और कार्बन अगर साफ कर दिया जाए तो वो पढ़ने में आती है। लेकिन इसमें वो भी पूरी तरह जली हुई थी। सिम पूरी तरह जला हुआ था। डिस्प्ले जो मोबाइल का होता है, टच का डिस्प्ले, वो भी पूरी तरह जल गया था। कोई कांटेक्ट उसमें से रिकवर नहीं हो पा रहे थे। फॉरेंसिक लैब में जब उसकी फॉरेंसिक ऑडिट या फॉरेंसिक जांच हुई तो जांचकर्ता ने ये लिखा, ये बताया कि साहब इसमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल की महक आ रही है। गाड़ी पेट्रोल की थी, लिहाजा ये लगा कि हो सकता है गाड़ी में जब आग लगी होगी तो वो जो पेट्रोल के फ्यूम्स हैं वो इसमें गए होंगे, जला होगा ये, तो इसकी वजह से पेट्रोल की महक आ रही है। घर वाले जब इतनी चीज़ें, गाड़ी, फ़ोन, कार्ड देखने के बाद मोर्चरी गए। तमाम संबंधी, उनके घर परिवार के लोग मोर्चरी पहुंच गए। मोर्चरी पहुंच के उन्होंने उलट पलट के उन्हें दिखाया गया, लेकिन वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे थे। उनका कहना था कि उनका कद कैलाश स्वामी का वो 5 फीट 6 इंच या 5 फीट 7 इंच था और शव उससे थोड़ा बड़ा या कद में या हाइट में उससे बड़ा प्रतीत होता है। पुलिस वालों ने कहा साहब मरने के बाद कहाँ, अब चूंकि फ्लैशेस का ख़त्म हो गया है और चेहरा बिल्कुल जल गया है, हाथ पैर भी पूरी तरह जले हैं, कहीं कहीं हड्डियां दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए ऊंचाई का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल तमाम ना नुकर के बाद ये हुआ कि चलिए ये मान लिया जाता है कि कैलाश स्वामी का ही शव है। घर वाले उस शव को ले गए, अपना अंतिम संस्कार किया होगा। लेकिन घर वाले बार बार ये कहते रहे कि मेरे विचार से ये कैलाश स्वामी का शव नहीं है। पुलिस को ऐसा लगा कि अगर ये घर वाले इतना जोर से या इतना यकीनन ये बात कह रहे हैं, इतनी यकीन से कह रहे हैं, तो हो सकता है इसमें कोई और बात हो। पुलिस की टीमें कि अगर ये कैलाश स्वामी नहीं है तो कौन है, इस चक्कर में पुलिस की टीमें बीकानेर, जयपुर, सीकर, कोटा, बारां, टोंक, हैदराबाद, बेंगलोर और कलकत्ता से इन्होंने तमाम जानकारियां इकट्ठा की, सिपाहियों को और सब इंस्पेक्टर को भेज के। ज़्यादातर टोल से जानकारियां प्राप्त की गई कि किधर से आई गाड़ी, ये कहाँ गई थी गाड़ी, क्योंकि मोबाइल नंबर से के CDR से घटना के कई घंटे पहले मोबाइल का स्विच ऑफ होना पाया गया था। पुलिस बहुत उलझन में थी। पुलिस ने इनके ट्रांजैक्शंस देखने की कोशिश की, कुछ भी पता नहीं लगा। कैलाश स्वामी का जहां जहां अकाउंट था, हर जगह जाकर उन्होंने ये बताया कि अगर इसमें कोई ट्रांजैक्शन होता है किसी अकाउंट में तो हमें बताया जाए। अचानक 1.5 साल बाद 40 लाख का एक ट्रांजैक्शन कैलाश स्वामी के उस अकाउंट नंबर में हुआ, जो सामान्य रूप से वो कम इस्तेमाल करता था। उसमें 40 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ और ये पैसा एक बीमा कंपनी का था। पुलिस ने बीमा कंपनी से संपर्क किया तो ये पता लगा
कि साहब मृतक का टर्म इंश्योरेंस था 40 लाख रुपए का, वो इस अकाउंट में डाला गया है। पुलिस ने उस पर सख्ती से कि अकाउंट से ये निकाला जरूर जाएगा। कौन निकालता है, घर वाले निकालते हैं, कहाँ से निकाला जाता है, इसके बारे में बैंक को हिदायत दी। ये बात करीब 1.5 साल बाद की है। पुलिस को इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि इन्होंने अपना कुछ दिन पहले ही 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस कराया था, जिनमें से तमाम और जांचों के पेंडिंग होने के कारण 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया गया। फिर ये पूछा कि इनके डॉक्यूमेंट्स किसने सबमिट किए हैं, तो एक रिश्तेदार का नाम आया कि साहब इन्होंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। घर वालों से पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा साहब अब मरने के बाद आदमी बीमा और ये सब, बहुत दिन बाद हम लोगों ने टर्म इंश्योरेंस का ये कागज पत्र देखा और फिर अपने इस रिश्तेदार से जिनको कुछ बैंकिंग की जानकारी थी उनसे संपर्क करके पैसा ट्रांसफर कराया था। लेकिन बातचीत में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे थे घर वाले। पुलिस को फिर शक हुआ कि बात कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अगल बगल वालों से भी बातचीत करनी शुरू की पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा। 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अगल बगल वालों से बातचीत करते करते पुलिस को एक छोटा सा सुराग ये मिला कि साहब इनके मरने के बाद बहुत से लोग तगादा करने आए थे, यानी अपना दिया हुआ पैसा। कहने का कुल मतलब ये कि इन पर बहुत ज्यादा कर्ज था। पुलिस ने इंटरप्रेट किया कि हो सकता है बहुत कर्जे की वजह से गाड़ी में बंद करके अपने आप को आग लगा ली हो। लेकिन फिर भी पुलिस जितनी बातें कनेक्टिंग होती हैं उससे बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं थी। इसी बीच में जितनी गुमशुदगी पुलिस ने इकट्ठा कर रखी थी आसपास की, उसमें यह पता लगा कि खाजूवाला पुलिस थाना क्षेत्र में एक किशन लाल नामक आदमी की गुमशुदगी दर्ज है, जिसकी उम्र भी 30-35 साल की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हड्डियों की जांच से जो एज आई थी वो 30 साल या 35 साल की आई थी, जबकि कैलाश स्वामी की उम्र 42 साल थी। इससे भी पुलिस का थोड़ा सा वो खटक रहा था, उसका दिमाग। पुलिस ने किशन लाल के घर पर संपर्क किया तो ये बताया कि साहब वो दैनिक मजदूरी का काम करता था और जिस इलाके में काम करता था उस इलाके से करीब 8 किलोमीटर दूर ये गाड़ी में शव मिला था, जिसको कैलाश स्वामी का बताया गया था। पुलिस ने वो फोटोग्राफ्स दिखाई, हाइट से, वेट से, किस तरह से वो इसको समझ सकते हैं कि ये किसकी बॉडी है। फोटोग्राफ में क्योंकि लाश का तो अंतिम संस्कार हो गया, परिवार वालों ने पैर की 2 उंगलियों, उन्होंने बताया कि साहब इनके पैर की 2 उंगलियां टेढ़ी थी, जन्म से टेढ़ी थी। और फोटो में जले होने के बाद भी वो उन उंगलियों का टेढ़ा होना साफ साफ दिख रहा था। पुलिस जिस बात पर शक कर रही थी, पुलिस को यकीन होने लगा कि ये दूसरा आदमी है। कैलाश स्वामी के घर वाले भी बार बार मना कर रहे थे लाश को देखने के बाद, जली हुई लाश को देखने के बाद। पुलिस ने अपना ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि कैलाश स्वामी का उसके बाद कोई पता नहीं, परिवार ने कहा कोई फ़ोन नहीं किया, अगर वो जिंदा होते तो फ़ोन करते, कभी घर नहीं आए।
तो आखिर ये बॉडी किसकी थी? किशन लाल की गुमशुदगी, पारिवारिक जनों का फोटो देखकर उंगलियों का टेढ़ा होना बताना, इन सब से डाउट शुरू हुआ। और घटना के लगभग 2 साल बाद 18 नवंबर 2020 को कैलाश स्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस रतनगढ़ थाने उसको लेकर आई तब पूरी बात साफ हुई। उसने आकर बताया कि साहब मैं कर्जे से लदा हुआ था, बहुत कोशिश की कि ये कर्जा, और उसका ब्याज बढ़ रहा था, लोग तंग कर रहे थे पैसा देने के लिए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बेच के या किसी और तरह से मैं उनका पैसा चुका सकूं। बातचीत करते करते मेरे दिमाग में यह आया कि अगर मैं अपना इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस करा लूं और अपने को मरा साबित कर दूं, तभी ये पैसा घर वालों को मिलेगा। फिर मैं अपना चुपचाप घर वालों से संपर्क करके सबके पैसे वापस करा दूंगा। उससे पूछा गया कि आखिर अपने को मरा घोषित करोगे तो जिंदा कैसे घर में रहोगे? उसने कहा नहीं साहब, इसीलिए मैं भाग गया था और मुझे ये पता था कि 2-4 साल बाद पुलिस पूरी फाइल को ठंडे बस्ते में रख देगी, तब मैं घर आकर आराम से रह सकूंगा। इतना कॉन्फिडेंस था कैलाश स्वामी को। लेकिन जब से फोटो और बाकी चीजें किशन लाल के परिजनों ने देखी थी, 2 साल हो गया था किशन लाल के गायब हुए, उन्होंने भी परसू करना शुरू कर दिया था और अच्छे से परसू कर रहे थे। उसने बताया जब टर्म इंश्योरेंस हमारा हो गया, जिसने इंश्योरेंस कराया था, जिस एजेंट ने, वो सर्वे करने घर पर भी आया, उससे बड़ा अच्छा व्यवहार किया। जब सब हो गया तो मैं बार बार इस बात की जानकारी लेने लगा कि किन परिस्थितियों में ये पैसा मिलेगा। बताया साहब कि एक्सीडेंट में, मरने में, फलाने में, दिखाने में, बीमारी में ये पैसा दिया जा सकता है। ये सब तय होने के बाद मुझे लगा कि अगर हम अपने को मरा साबित करेंगे तो किसी न किसी को मारना पड़ेगा। पहले ये हुआ कि मैं किसी को मार डालूं, फिर अगर मार डालूंगा तो उसका कपड़ा होगा, उसका बदन होगा, उसकी शरीर होगी। तो मैं अपने नाप जोख के, हाइट वेट के हिसाब का आदमी ढूंढ रहा था और पिछले 15 दिनों से अपनी गाड़ी में बैठ के ढूंढ रहा था, लेकिन कोई इस तरह का आदमी नहीं मिला। घटना वाले दिन यानी 7 सितंबर 2018 को मैं एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुका। इसी बीच किशन लाल ढाबे पर आया और वो देशी शराब के चक्कर में घूम रहा था। इससे बात कर रहा था, उससे बात कर रहा। ढाबों पे ये चीजें मिल जाती हैं। निर्जन में बना हुआ रोड के किनारे का ढाबा था। उसकी बातचीत से मुझे ये लग गया कि ये शराब ढूंढ रहा है। मैंने किशन लाल को बुलाया। उसने कहा दारू पीनी है? उसने कहा हाँ सरकार, दारू पीनी है, आज दिन भर काम किया है और हमें शराब पीनी है, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। उनका चलो मेरी गाड़ी में बैठो, अभी तुमको शराब पिलाता हूं। गाड़ी में बिठा के वहां से 8 किलोमीटर दूर एक ठेके पर गए। ठेके से अंग्रेजी शराब ली और गाड़ी में बैठ के थोड़ा थोड़ा खुद और ज्यादा मात्रा में किशन लाल को शराब पिलाने लगा। शराब पिलाते पिलाते जब ये एहसास हो गया कि अब इसमें शराब पीने का भी दम नहीं रह गया,
उसको गाड़ी में बिठाकर रतनगढ़ सरदार शहर मेगा हाईवे पर ले गया और किनारे एक मोड़ के पास, जहां दूर से आते जाते लोगों की नजर इस पे न पड़े, बिटवीन वाली काली काली सड़क से किनारे उतारकर गाड़ी से पेट्रोल निकालकर खूब अच्छे से भीतर पेट्रोल डाल दिया। सबसे पहला काम किया कि मोबाइल ऑफ किया, बल्कि मोबाइल ऑफ था, उसको खोला, उसके भीतर खूब ढेर सारा पेट्रोल डाला। बाहर, गाड़ी के बाहर मोबाइल में आग लगाई। फिर उसके बाद पत्थरों से उसे कुचला कि कोई चीज बचनी नहीं चाहिए। मुझे आइडिया था कि IMI अगर बच गया तो दिक्कत होगी। तो जब इंश्योर कर लिया, फिर दोबारा पेट्रोल डाला, फिर जलाया उसके, तो सारे उसके सर्किट, सारा उसका मेमोरी या जो कुछ भी था सब जब जल गया तो उसको गाड़ी के भीतर रख दिया। और जब ये मोबाइल जला रहा था तो अपनी ID को भी, उसके लेमिनेशन को किनारे किनारे जला दिया। थोड़ी बहुत कार्बन या थोड़ा बहुत आंच उस कागज पे भी लगी जो लेमिनेट किया गया था ID वाले कागज को। ये दोनों चीजें अपने हाथ में लेकर उसके बाद उसने दरवाजा खोल के गाड़ी में आग लगा दी। आने जाने वाहनों में जो भी तमाशबीन थे वो थोड़ा थोड़ा रुकते थे, लेकिन फिर चले जाते थे। बिल्कुल निर्जन जंगली इलाका था। हाथ में मिट्टी लेकर वो खड़ा हुआ था कि अगर कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि मेरी गाड़ी है, मेरा दोस्त बैठा है, मैं बुझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत मिट्टी डाली मैंने, लेकिन न कोई आया, न किसी ने पूछा। करीब करीब 1.5 घंटे तक दूर से वो देखता रहा। जब आग थोड़ी ठंडी हो गई तो दरवाजा, शीशे उसके चटक गए थे, उसमें से मोबाइल और वो कार्ड फेंक दिया भीतर। उसके बाद एक ट्रक पर बैठकर बस अड्डे तक गया और बस अड्डे से वापस जयपुर अपने घर पर आ गया। इसीलिए पुलिस को इतने शहरों में किसी भी टोल प्लाजा में इस गाड़ी के पास होने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके कैलाश स्वामी को 2 साल बाद इस मिस्टीरियस मर्डर का, इस बीभत्स घटना का खुलासा किया। जेल भेज दिया कैलाश स्वामी को हत्या के आरोप में, 302, 201 IPC में। आज की घटना देखिए, किसी भी व्यक्ति में या उसके व्यक्तित्व में सामान्य व्यवहार और आपराधिक व्यवहार दोनों होते हैं। उसके मन में, उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में दोनों व्यवहार होते हैं। सामान्य से दिखने वाले आदमी या सामान्य व्यवहार करने वाले आदमी या अच्छा व्यवहार करने वाले आदमी, मिलनसार या व्यवहारिक आदमी में सामान्य व्यवहार 90% मान लें, लेकिन आपराधिक व्यवहार 10% या 5% होता जरूर है। और अगर अपराधी है वो, तो उसमें इसका उल्टा होता है। उसका आपराधिक व्यवहार 80-90% और सामान्य व्यवहार केवल 10% या 15%, 20% के आसपास होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सीरियल किलर्स, नोन क्रिमिनल्स, अभ्यस्त अपराधी, क्राइम किया, जेल गए, साल भर रहे, 1.5 साल, 2 साल रहे, जमानत हुई, बाहर आए, बाहर आते ही फिर क्राइम किया,
फिर महीने 2 महीने घूमे इधर उधर, पुलिस ने फिर बंद कर दिया, फिर बाहर आए, फिर अपराध कर दिया। तो उन पर 24 घंटे आपराधिक व्यवहार, उनका सामान्य व्यवहार पर हावी रहता है। लेकिन आपराधिक व्यवहार किसी भी सामान्य आदमी में सुषुप्त अवस्था में जरूर रहता है। लेटेंट एनर्जी की तरह वो कहीं कोने में पड़ा होता है, उसे स्टिमुलस की जरूरत होती है। एक छोटा सा स्टिमुलस मिल जाए, ये व्यवहार उसके सारे व्यवहार पर हावी हो जाता है। जैसे स्टिमुलस, कैसे कोई सामान्य व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति अगर किसी के द्वारा कहीं बहुत अपमानित किया गया हो, जिसको वो कहते हैं अपमान का घूंट पी लिया, तो उसके अंदर का आपराधिक व्यवहार जगेगा जरूर। वो कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जगेगा जरूर कि इसे सबक सिखाना है, इसे इसकी औकात बतानी है। दुनिया भर की चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लगेंगी। सामान्य व्यवहार पर उसका आपराधिक व्यवहार हावी होगा। स्टिमुलस कहाँ से आएंगे? जैसे मूवीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इंटरनेट पर मौजूद जो आपका फ्री वाला ज्ञान है, कोई पुरानी दुश्मनी है, कोई भी एक चीज़ स्टिमुलस का काम कर सकती है। मैंने सीरियल किलर्स के बारे में, 28 सीरियल किलर्स के बारे में एपिसोड 502 से 530 तक आपको जानकारी दी लगातार। ये सभी सामान्य व्यवहार करने वाले, सामान्य से दिखने वाले, सामान्य आचार विचार रखने वाले लोग हैं। आप सुनिएगा इसे। लेकिन एक स्टिमुलस इनको पाशविक बना देता था, शैतान बना देता था, और घोर आपराधिक व्यवहार करने लगते थे। जैसे निठारी वाला कोली था, अगर उसको कोई लड़की अकेले में मिल जाए तो उसका पाशविक व्यवहार एकदम उसे, जिसको कहते हैं शैतान, बना देता था। उसके साथ में विचार करना, उसके शरीर के अलग अलग अंगों को काट देना, पॉलीथीन में भर भर के फेंकना, कभी इस नाले में कभी उस नाले में। लेकिन बाहर मोहल्ले में जब भी शादी ब्याह होती थी, बुलाया जाता था तो जाता था। बहुत मिलनसार। लोगों को यकीन नहीं हुआ जब परत दर परत खुलने लगी कि कोली ऐसा व्यवहार करता होगा। वो जहां से सामान ले आता था, जो कुछ भी था, किसी को यकीन नहीं होता था। 524 में मैंने सुनील बांसुरा का जिक्र किया है, सीरियल किलर का। इसके साथ क्या दिक्कत थी कि अगर इसे 4-5 साल की बच्ची अकेले में दिखाई पड़ जाए तो इसका जो आपराधिक व्यवहार है वो सामान्य व्यवहार के ऊपर इतना हावी हो जाता था कि उसे टॉफी चॉकलेट देकर निर्जन स्थान पर ले जाना, उसके साथ बलात्कार करना, उसके बाद उसकी हत्या कर देना। बाकी समय में टोला पड़ोसी के लोग, रिश्तेदार, नाथ हित सब यही जानते थे कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, अच्छे से बोलता है, अपना काम करता है, मेहनत से कमाता है और खाता है। 505 में मैंने चंद्रकांत झा की बात बताई थी, सीरियल किलर था। ये जब भी किसी बस से, रिक्शे से, ऑटो से तिहाड़ के सामने से जाता था तो तिहाड़ क्योंकि रह चुका था उसमें, एक स्टिमुलस का काम करता था कि हमें हर हाल में आज एक लाश तिहाड़ के गेट, किसी गेट के सामने फेंकनी है। चंद्रकांत झा ने हद कर दी थी, हत्या करता था और टुकड़ों को हमेशा तिहाड़ के किसी गेट पर फेंक कर आता था। तिहाड़ की बिल्डिंग और तिहाड़ का गेट उसके लिए आपराधिक प्रवृत्ति का स्टिमुलस था। आज के वाकये में कर्ज से डूबे कैलाश स्वामी को कर्ज से उबरने का एक ही रास्ता दिखाई दिया, इंश्योरेंस कराइए और अपने आप को मरा घोषित करिए। वो आदमी ढूंढता रहा कि अपनी जगह किसको मारें, और किशन लाल जैसा
गरीब कह लें, गरीब भी था, अकेला भी था, मजदूर भी था, मजबूर भी था। जैसे ही वो दिखाई पड़ा, इसकी आंखों में चमक आ गई। प्लान के हिसाब से भीतर ले गया, शराब पिलाई, सब कुछ एज पर प्लान था जो उसके दिमाग में चल रहा था। उसके बाद उसे जलाकर मार दिया। बेहद नशे में होने के बाद भी जब वो शरीर जल रहा था, तो वो शीशे पर हाथ मार मार कर दया की भीख मांग रहा था। और कैलाश स्वामी बाहर खड़ा होकर उसकी इस जो वो हाथ मार रहा था खोलने के लिए, बचाने के लिए, उसको देखता रहा और उसके मरने का इंतजार करता रहा। घर वालों ने यही बताया कि साहब इसने अपने जीवन में कभी चींटी भी नहीं मारी है, लेकिन एक स्टिमुलस की कर्जा चुकाना है। उसने उसके आपराधिक व्यवहार को उसके ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए कभी भी अपने आपराधिक व्यवहार को अपने ऊपर हावी न होने दें। देखिए, आपराधिक व्यवहार का मतलब सिर्फ हत्या से ही नहीं होता। कोई भी अपराध, छोटा मोटा, जैसे अचानक पड़ी हुई आपको घड़ी, पर्स, कीमती अंगूठी पड़ी हुई दिखाई पड़ जाए, इधर उधर देखा, उठा के जेब में रख लिया, उस समय आपका आपराधिक व्यवहार आपके सिर चढ़कर बोलता है। ट्रेन या बस में किसी का छूटा हुआ सामान अचानक नोटिस किया कि तो किसी का छूटा हुआ है। पहले उसको निकाल के स्टेशन पे रखा, फिर इधर उधर देखा कि इसका ओनर ना आ जाए। आधे घंटे वेट किया जबकि जल्दी घर पहुंचना है। फिर अचानक उसको लेके चल दिया कि रास्ते में कोई पूछेगा तो कह दूंगा चौकी पर या थाने पर ले जा रहा था, और फिर ऑटो पर बैठे निकल लिए। ये आपराधिक व्यवहार है। होटल में बहुत से लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग आते समय चद्दर मोड़ के या कम्बल मोड़ के अटैची में रख लेते हैं। ये आपराधिक व्यवहार है जो आपके अंदर, और कहीं अकेले में कोई महिला लड़की दिखाई पड़ गई, छेड़खानी कर देते हैं। शरीर से कुछ नहीं कर पाए तो जुबान से ही कुछ न कुछ कर देते हैं। तो ये आपराधिक व्यवहार है जो एक स्टिमुलस के देखते ही आपके अंदर जागृत हो जाता है, आपके सामान्य व्यवहार पर या अच्छे व्यवहार पर हावी हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यवहार को कभी अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि एक दो बार तो हो सकता है आप बच जाएं, किसी ने देखा नहीं, लेकिन आपका ये व्यवहार आपको किसी न किसी दिन, कभी न कभी परेशानी में डाल देगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।